नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस कार्यक्रम डीसा 3.0 मॉड्यूल नंबर 5 चैप्टर नंबर 1। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में दिए हुए सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को। आज का हमारा ये लेक्चर नंबर 4 है। आई होप आपने पिछले तीनों लेक्चर देख लिए हैं। अगर आपने तीनों लेक्चर देखे हैं तो इस वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में बहुत मज़ा आने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही लॉजिकल तरीके से समझेंगे कि भाई क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और उसका आंसर क्या है और क्यों है। आइए शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए, अगर आपके साथ पास में बुक नहीं है तो आप अपने मोबाइल की या लैपटॉप की स्क्रीन को देखिए और मैं आपको यहाँ प्रेजेंट कर रहा हूँ बुक, और आपको प्रॉपरली समझ में आएगा। अगर आपके पास बुक नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आइए ध्यान दीजिए मेरी तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है। ये चैप्टर नंबर 1 है, मॉड्यूल नंबर 5 का, इंट्रोडक्शन टू प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन असेट। पिछले 3 लेक्चर में हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब ये चौथे नंबर के लेक्चर में हम क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शैल बेस्ट हेल्प इन डिसाइडिंग अपॉन द प्रोटेक्शन लेवल फॉर इंफॉर्मेशन असेट। ठीक है, तो इसने पूछा है कि भाई आपके पास जो इंफॉर्मेशन असेट्स हैं, इंफॉर्मेशन असेट्स में आपने लगाया होगा कुछ प्रोटेक्शन, कोई सिक्योरिटी लगाई होगी, लॉजिकल है, प्रोटेक्शन लगाया होगा। तो भाई किस लेवल का प्रोटेक्शन आप लगाओगे अपने असेट के ऊपर, ये डिसाइड करने में चारों में से कौन सबसे बड़ा फैक्टर है। ओके, तो आप देखो, आप खुद समझो। हमने अब चर्चा भी की थी, आई थिंक लेक्चर नंबर 1 में ही चर्चा की थी कि हम ये देखेंगे कि भाई जो रिस्क है उसका इम्पैक्ट कितना होने वाला है। जो इम्पैक्ट है रिस्क का, उसके आधार पे डिसाइड होगा कि हमको किस लेवल का सिक्योरिटी, किस लेवल का प्रोटेक्शन लगाना है अपने असेट पे, अपने इंफॉर्मेशन असेट पे। इम्पैक्ट ऑफ रिस्क का मतलब हो गया कि यदि अगर रिस्क मटेरियलाइज हो गया है ना, अगर रिस्क वाकई में मटेरियलाइज हो गया तो उसकी वजह से आपको कितना लॉस होगा। जो लॉस होगा आपको वो है इम्पैक्ट ऑफ रिस्क। तो अगर इम्पैक्ट ऑफ रिस्क बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, तो आप बहुत हाई लेवल का प्रोटेक्शन लगाओगे असेट पे। और अगर मान लो इम्पैक्ट ऑफ रिस्क बहुत नेग्लिजिबल है, आपको मान लो केवल 10 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो आप कम लेवल का प्रोटेक्शन लगाओगे उस असेट पे। तो प्रोटेक्शन का जो लेवल है असेट पे, वो डिसाइड करने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर होता है आपका इम्पैक्ट ऑफ रिस्क। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। आंसर आप चेक कर सकते हैं, 1 का बी है, पर फिलहाल चेक मत कीजिए, आप मेरे साथ सॉल्व कीजिए, टिक लगाते जाइए, लास्ट में आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्क रिस्पॉन्स ऑप्शन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्क रिस्पॉन्स ऑप्शन। हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था कि ऑर्गेनाइजेशन अपने रिस्क पे 4 तरीके का रिस्पॉन्स दे सकता है। या तो वो रिस्क को अवॉइड कर ले। अवॉइड कैसे करेगा? टेक्नोलॉजी को यूज ना करे, रिस्क अवॉइड हो जाएगा। सेकेंड, रिस्क को ट्रांसफर कर दे। ट्रांसफर कैसे करेगा? इंश्योरेंस कवर ले ले या आउटसोर्सिंग कर दे, रिस्क ट्रांसफर हो गया, दूसरे के पास चला गया। ठीक है। तीसरा रिस्पॉन्स क्या हो सकता है रिस्क का? तीसरा रिस्पॉन्स हो सकता है कि रिस्क को मिटिगेट कर दे। मिटिगेट करने के लिए कंट्रोल लगाने पड़ेंगे, जिसमें पैसा खर्च करना पड़ेगा, एडिशनल कॉस्ट लगेगी, तो रिस्क को मिटिगेट किया जा सकता है ना। तो मैंने क्या बोला? अवॉइड, ट्रांसफर, मिटिगेट, और एक चौथे नंबर का होता है एक्सेप्ट कर ले। रिस्क को एक्सेप्ट कब करेगा ऑर्गेनाइजेशन? जब रिस्क से होने वाला जो लॉस है वो उसके रिस्क एपेटाइट के अंदर है। रिस्क एपेटाइट मतलब कि कितना लॉस बियर कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन, उसको रिस्क एपेटाइट बोलेंगे। ठीक है, तो ये 4 तरीके के रिस्पॉन्स हो सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 ने क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्क रिस्पॉन्स ऑप्शन। अब देखो, अब मैंने आपको चारों बता दिया। इसमें सिंपल सी बात है कि भाई इंश्योरेंस कवर। इंश्योरेंस कवर मतलब ट्रांसफर ऑफ रिस्क, है ना। हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 1 में, अगर आपने देखा होगा तो लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था ट्रांसफर ऑफ रिस्क। ये एक रिस्पॉन्स है। तो ये हो गया आपका रिस्क रिस्पॉन्स का, ये एक 1 ऑफ द ऑप्शन हो गया, सी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? आफ्टर सुनामी, किसी जगह पे सुनामी आया, a business decided to shift the location of data center from coastal area to midland.
तो सुनामी आने की वजह से ये भाई साहब ने क्या किया, कोस्टल एरिया से उठ के मिडलैंड पे चले गए, मतलब ये अपने एरिया को छोड़ के चले गए, कोस्टल एरिया को छोड़ के चले गए, भाग गए। विच टाइप ऑफ रिस्क रिस्पॉन्स ऑप्शन इट हैज एक्सरसाइज, तो कौन सा इन्होंने ऑप्शन रिस्क रिस्पॉन्स, कौन सा रिस्क रिस्पॉन्स ऑप्शन इन्होंने चूज किया है। आप देखो, कोस्टल एरिया में काम कर रहे थे, वहां से सुनामी की वजह से भाग गए, मिडलैंड में अवॉइड कर दिया, रिस्क को अवॉइड कर दिया। हमने अवॉइडेंस में क्या पढ़ा था, हमने अवॉइडेंस रिस्क अवॉइडेंस में पढ़ा था कि भाई टेक्नोलॉजी को यूज मत करो, तो रिस्क अवॉइड हो गया। तो यहां पे भी उसने यही किया ना, कोस्टल एरिया को छोड़ के चला गया, कोस्टल एरिया में डेटा सेंटर नहीं लगाया, अवॉइड कर दिया रिस्क को। आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी टू सस्टेन लॉस, ओके, ऑर्गेनाइजेशन की क्षमता लॉस को सस्टेन करने की, लॉस को सहने की, ड्यू टू अनसर्टेनिटी एंड एक्सप्रेस इन मॉनिटरी टर्म्स इज बेस्ट नोन एज, मैंने क्या बोला था, दर्द को सहने की जो क्षमता है, लॉस को सहने की जो क्षमता है, रिस्क की वजह से जो लॉस हो रहा है उसको बियर करने की जो क्षमता है, उसको हम बोलते हैं रिस्क एपेटाइट। इसका आंसर हुआ ए, रिस्क एपेटाइट। ओके, आइए अगले। अगर आपने लेक्चर्स मेरे देखे हैं तो आपको ऐसे ही आंसर आ रहे होंगे, क्योंकि इसको मैंने बहुत घिस घिस के समझाया था। क्वेश्चन नंबर 5, मेन यूज ऑफ मेंटेनिंग एंड अपग्रेडिंग रिस्क रजिस्टर, क्या यूज होता है भाई साहब रिस्क रजिस्टर को अपग्रेड करने का, मेन यूज क्या है रिस्क रजिस्टर को अपग्रेड करने का। आपके पास रिस्क रजिस्टर में आप क्या करते हो, आइडेंटिफाइड रिस्क लिखते हो कि भाई आपने ये रिस्क आइडेंटिफाई किए, और उस रिस्क के अगेंस्ट में आप क्या क्या कंट्रोल लगाओगे, ये आप रिस्क रजिस्टर में मेंटेन करते हो। तो आप रिस्क रजिस्टर में क्या कर रहे हो, एक तरीके का प्रोफाइल ही तो बना रहे हो, सिंपल सी बात है, आप प्रोफाइल बना रहे हो, बिल्ड अ रिस्क प्रोफाइल, ये भी अपन ने डिस्कस किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, ऑफ द फॉलोइंग हु इज अकाउंटेबल फॉर डिसाइडिंग एंड इंप्लीमेंटिंग कंट्रोल बेस्ड ऑन रिस्क मिटिगेशन प्लान। ओके, रिस्क मिटिगेशन प्लान जो है, रिस्क मिटिगेशन प्लान के बेसिस पे कौन सा व्यक्ति जिम्मेदार है कंट्रोल लगाने के लिए, थर्ड लेक्चर में ही मैंने बताया है, थर्ड लेक्चर में ही मैंने बताया है कि रिस्क ओनर रिस्पॉन्सिबल होता है रिस्क के लिए और उसके अगेंस्ट में लगाने जाने वाले कंट्रोल के लिए। हमने डिस्कस किया है और ये स्टडी मटेरियल में लिखा है, एज इट इज क्वेश्चन है ये। रिस्क ओनर रिस्पॉन्सिबल होता है रिस्क के लिए भी और उसके अगेंस्ट में कंट्रोल के लिए भी। ये सारी चीजें मैं कोई दिमाग लगा के नहीं बता रहा हूं, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं स्टडी मटेरियल में, एज इट इज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो मटेरियल की लाइनों में लिखा है, बस अपन को लाइनें रीड करना है, जिसमें भी मैंने वीडियो में वो सारा रीड करके बताया है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क फैक्टर दैट मे हैव इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें से कौन सा रिस्क फैक्टर है जो ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शंस देखो, आप इसका ऑप्शंस देखो, रिस्क फैक्टर देखो, मैनेजमेंट डिसाइड टू एक्वायर न्यू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए तो अभी रिस्क असेसमेंट होगा, है ना, इसके लिए तो रिस्क असेसमेंट होगा। मैनेजमेंट को लगेगा कि नहीं यार बहुत ज़्यादा रिस्की है, बेनिफिट कम है, एक्वायर नहीं करेगा वो एप्लीकेशन को, इस वाले पर्टिकुलर एप्लीकेशन को, तो इसके लिए तो रिस्क असेसमेंट होना बाकी है, तो ये अभी इम्पैक्ट नहीं कर सकता ऑर्गेनाइजेशन को। अ न्यू एप्लीकेशन रिक्वायर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन इज रिलीज, न्यू एप्लीकेशन रिलीज हो गई तो इसका रिस्क असेसमेंट हो गया होगा, तो ये भी इम्पैक्ट नहीं कर सकता। सी ऑप्शन देखिए, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। वेंडर डिसाइड टू स्टॉप सपोर्टिंग एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन, ओके, एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन था, ऑलरेडी यूज हो रहा था, जस्ट वेट, एक सेकंड का ब्रेक, थोड़ा एक इशू आ गया कैमरे पर। हाँ जी, हाँ, हम कंटिन्यू करते हैं। वो कैमरे के सामने लाइट लगी होती है, वो लाइट बेसिकली कुछ पता नहीं क्या हुआ, वो लाइट इस तरफ गिरने लगी तो कैमरा बचाने के चक्कर में मुझे उठना पड़ा। फाइन, आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ, मैंने बोला कि भाई एप्लीकेशन ऑलरेडी लगा रखी है ऑर्गेनाइजेशन में और अब वेंडर बोल रहा है कि भाई वो अब आगे फर्दर इस एप्लीकेशन को सपोर्ट नहीं देगा, तो ये इम्पैक्ट करेगा, ये रिस्क फैक्टर है जो इम्पैक्ट करेगा ऑर्गेनाइजेशन को। और प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसे ही होता है, जब हम ऑडिट करते हैं ना
तो हम देखते हैं कि कहीं कोई ऐसी एप्लीकेशन तो नहीं जिसका एग्जिस्टिंग सपोर्ट बंद कर रहा है वेंडर। इसको अपन चेक करते हैं। मैंने प्रैक्टिकली आईटीजीसी ऑडिट किए हैं, तो ये प्रैक्टिकल लाइफ का ही क्वेश्चन है एक तरीके का। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। वाइल ऑडिटिंग रिस्क मॉनिटरिंग प्रोसेस, जब आप रिस्क मॉनिटरिंग प्रोसेस को ऑडिट कर रहे हो, रिस्क मॉनिटरिंग प्रोसेस कौन लगाता है? ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट, ठीक है। ऑडिटर उसको ऑडिट करता है, उसकी प्रोसेस को। विच ऑफ द फॉलोइंग आईएएस ऑडिटर शुड रिव्यू फर्स्ट, तो सबसे पहले अपन किसको रिव्यू करेंगे? ये क्वेश्चन एज इट इज मॉड्यूल का है, एज इट इज हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 3 में। एज इट इज हमने पढ़ा था कि सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग आईएएस ऑडिटर शुड रिव्यू फर्स्ट, आईएएस ऑडिटर पहले किसको रिव्यू करेगा? रिस्क रजिस्टर को रिव्यू करेगा। ये पढ़ा हुआ है हमने। आप बोलेंगे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ स्टडी मटेरियल में, या बेहतर है आप लेक्चर नंबर 3 देख लीजिए, ये अपन ने पढ़ा था और मॉड्यूल में एज इट इज लिखा है। मॉड्यूल में ये बात लिखा है कि जब आप एज एन ऑडिटर, आईएएस ऑडिटर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रिस्क मॉनिटरिंग प्रोसेस को रिव्यू करोगे, उसका ऑडिट करोगे, तो आपको उसमें सबसे पहले उनका रिस्क रजिस्टर देखना है। द आंसर, करेक्ट आंसर इज डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। The quantum of risk after enterprise has implemented control, enterprise ने कंट्रोल लगा दिए, कंट्रोल लगाने के बाद भी कुछ रिस्क रह गया, तो जो रिस्क रह गया है, जिस क्वांटिटी का रिस्क रह गया है, उसको आप क्या बोलेंगे? आप ऑडिटर हैं, क्या बोलेंगे आप इसको? कंट्रोल लगाने के बाद भी रिस्क रह गया है, उसको हम बोलते हैं रिसाइडियल रिस्क, रिसाइडुअल रिस्क। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये चीज भी मॉड्यूल के फर्स्ट पेज में ही, इस चैप्टर के फर्स्ट पेज में ही, फर्स्ट पैरा में ही मेंशन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग शैल बेस्ट हेल्प इन अलाइनिंग आईटी रिस्क विद एंटरप्राइज रिस्क? ओके, तो फॉलोइंग मतलब इन चारों में से, फॉलोइंग मतलब इन चारों में से कौन सा बेस्ट अलाइन करेगा आईटी रिस्क को, मतलब आईटी रिस्क को और एंटरप्राइज रिस्क को एक अलाइनमेंट में, एक लाइन में कौन लाके खड़ा कर सकता है? ऐसा कौन सा जादू है जो आईटी रिस्क को और एंटरप्राइज रिस्क को एक लाइन में खड़ा कर दे, साथ में खड़ा कर दे? ये है आपका सवाल। ठीक है, तो एंटरप्राइज रिस्क और आईटी रिस्क को एक लाइन में कौन खड़ा कर देगा? तो उसका करेक्ट आंसर है प्रेजेंटिंग आईटी रिस्क रिजल्ट इन बिजनेस टर्म्स। इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए क्या होता है ना कि जो आपका बिजनेस ओनर है, ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट है, उसका जो इंटरेस्ट है वो है प्रॉफिट, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट। और प्रॉफिट को इम्पैक्ट करेगा कौन? एंटरप्राइज पर जो रिस्क है ना, वो प्रॉफिट को इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, अब आप चाहते हो एज एन आईटी एक्सपर्ट, एज अ आईटी ऑडिटर या एज अ आईटी मैनेजर, आप चाहते हो कि भाई आईटी रिस्क को अलाइन करना है एंटरप्राइज रिस्क के साथ। तो सिंपल सी बात है, आप अपने मैनेजमेंट को आईटी रिस्क को बिजनेस टर्म्स में समझाओ। आईटी रिस्क का जो रिजल्ट है उससे कितना लॉस, कितना प्रॉफिट हो सकता है, वो समझाओ। उसको बिजनेस टर्म्स में बताओ कि भाई ये आईटी रिस्क है, अगर ये रिस्क मटेरियलाइज हो गया तो आपको 5 लाख रुपए का नुकसान होगा। जब आप उसको बिजनेस टर्म्स में समझाओगे तब जाके वो आपके आईटी रिस्क को समझ पाएगा, और तब आईटी रिस्क जो है एंटरप्राइज रिस्क के साथ अलाइन हो पाएगा। तो मतलब आईटी रिस्क को प्रेजेंट करना है बिजनेस टर्म में। फाइन, तो ये आपके 10 क्वेश्चन दिए हुए थे आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में चैप्टर 1 के, जो हमने पूरे डिस्कस कर लिए। सारे के सारे क्वेश्चन शुरू के 3 लेक्चर्स में डिस्कस किए हुए कॉन्सेप्ट से ही थे। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। हम बहुत जल्द नए लेक्चर में मिलते हैं अगले किसी नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।